नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो डीडी भोपाल में। आज हम बात करेंगे रोजगार गारंटी योजना के बारे में। यूँ तो इस योजना को लागू हुए लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं। ये योजना जनजीवन के बहुत सारे हिस्सों को छूती है। ग्रामीण जनजीवन खास तौर से अब तो इस योजना के इर्द गिर्द ही घूमता है। इस योजना ने कितनी तरक्की इतने वर्षों में की है, ये हमारे दर्शक बहुत अच्छे से जानते हैं, वो दर्शक जो विशेष तौर पर जो गाँव में रहते हैं। पर इस योजना में निरंतर कुछ न कुछ इनोवेशंस होते रहे हैं, कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहे हैं। इस योजना में कुछ न कुछ नई नई बातें होती रही हैं। आज इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 विशेष मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। मेरी बाईं ओर बैठे हुए हैं डॉक्टर रविंद्र पस्तोर। पस्तोर जी IAS अधिकारी हैं और कमिश्नर हैं मध्य प्रदेश में नरेगा के, और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मौजूद हैं सचिन जैन। सचिन जैन का ग्रामीण इलाकों में बहुत काम है, विशेष तौर पर ग्रामीण योजनाओं के संबंध में, और राइट टू फूड के मामले में इन्होंने बहुत ही मूलभूत काम किया है। हमारे ये जो दोनों मेहमान हैं, इसके पहले कि वो आपसे रूबरू हूँ, मैं आपको याद दिला दूँ कि ये फ़ोन इनका सजीव कार्यक्रम है, लाइव कार्यक्रम है। इसे आप सीधा देख पा रहे हैं, और इस कार्यक्रम के दौरान आप चाहें तो हमारे मेहमानों से सीधा सवाल कर सकते हैं, सीधे उनसे बात कर सकते हैं। आज का हमारा विषय, जैसा मैंने पहले बताया, रोजगार गारंटी योजना है, और हमारा फ़ोन नंबर है, पहले टोल फ्री नंबर सुन लें। टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040, और भोपाल स्टूडियो का एक और नंबर है 0755-266-0049। ये दोनों ही जो फ़ोन हैं ये हमारे स्टूडियो में ही हैं। आप जैसे ही लगाएंगे आपकी बात हो सकेगी। पर आप ये याद रखें कि आपका जो विषय हो वो रोज़गार गारंटी से संबंधित हो, और मध्य प्रदेश के संबंध में होगा तो बेहतर है, क्योंकि ये कार्यक्रम अब रीजनल सर्विस पर आने के कारण मध्य प्रदेश के बाहर के राज्यों में भी देखा जाता है, इसलिए सैटेलाइट सर्विस होने के कारण। तो इसलिए जो दर्शक मध्य प्रदेश के से संबंधित सवाल करना चाहेंगे तो उनका बहुत अच्छे से जवाब हमारे मेहमान हैं डॉक्टर पस्तोर वो दे सकते हैं। हालांकि वो बाकी राज्यों के संबंध में अगर कोई जेनेरिक किस्म का सवाल है तो उसका जवाब दे सकते हैं। नंबर एक बार फिर से आप सुन लें, जो टेलीविजन स्क्रीन पर भी है, 1800-233-0040, और भोपाल स्टूडियो का एक और नंबर 0755, ये भोपाल का STD कोड है, और फ़ोन नंबर है 266-0049। पस्तोर जी, ये जो योजना है, जैसा मैंने कहा 7 सालों से चल रही है, ये 7 सालों में ये किस तरह से इवॉल्व हुई है? ये योजना कहाँ से शुरू हुई थी और अब कहाँ पहुँची? देखिए, जो भारत सरकार ने योजना की संकल्पना की थी, और बहुत सारे जो प्रयोग विभिन्न राज्यों में हो रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ख़ासतौर से ऐसे सीजन में जब खेती बाड़ी में काम नहीं होता है तो लोग पलायन करते हैं। ऐसे लोगों को अपने गांव में ही काम उपलब्ध हो, और काम के साथ साथ गांव में ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण हो जो गांव की आजीविका में और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करें। इस उद्देश्य को लेके ये एक्ट बनाया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, और इसमें ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं वो अपने श्रम से अगर रोजगार पाना चाहते हैं तो पंचायत से उनको जॉब कार्ड लेना होगा, और वो 100 दिन इसमें उनका परिवार मजदूरी करके रोजगार कमा सकता है। तो इस तरीके से इस योजना का प्रारंभ हुआ। अब ये जो 100 दिन का मामला है, ये एक्चुअली अधिकार है, क्योंकि ये एक्ट है, तो ये इंटाइटलमेंट है, और सरकार की, राज्य सरकारों की ये ड्यूटी है कि जो आदमी काम मांगते हैं उनको निर्धारित समय सीमा में काम उपलब्ध कराएं। कोशिश ये हो कि स्थानीय रूप से काम उपलब्ध हो, ताकि मजदूरों को ज़्यादा दूर चलना ना पड़े। अच्छा, ये पिछले 7 वर्षों में कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि किसी ने काम मांगा हो और आप काम ना दे पाए हो? ऐसे स्थिति आई है कि काम मांगा गया पर काम नहीं दे पाए। उस संदर्भ में एक्ट में यह प्रावधान है कि ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार को देना होगा। पर चूँकि मामला ग्रामीण का है और गांव में काम की कमी होती नहीं है सामान्यतः, तो
अधिकांश मामलों में ये होता है कि जब भी काम मांगा जाता है मिल जाता है। पर बीच में ऐसे मामले आए हैं कि जब आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ा। सचिन जी, आप इस योजना को इतने लंबे समय से देख रहे हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको क्या लगता है कि इस योजना जिन उद्देश्यों के लिए लाई गई थी उसमें सफल हो पाई है या नहीं? पर कितनी सफल हुई है ये मैं आपसे थोड़ा रुक के पूछूंगा, क्योंकि सोहन लाल जी हमारे साथ में फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं इंदौर से। सोहन जी, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आप सवाल कर लें, फिर उसके बाद में मेरे सवाल का जवाब सचिन जी देंगे। सोहन जी। हाँ सर। जी जी, सोहन दयाल जी। हेलो जी। हेलो सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। संपर्क टूट गया। कई बार औपचारिकताओं के चलते असली चीज़ें छूट जाती हैं और औपचारिकताओं में ही समय निकल जाता है। हमारे इस कार्यक्रम में औपचारिकताओं में समय जाया ना हो, इसलिए सचिन जी आपसे मैं सवाल देखिए, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा जो पस्तौर जी ने अभी कहा। आमतौर पर कई बार इस बात को छोड़ दिया जाता है कि ये एक केवल योजना नहीं है, बल्कि ये कार्यक्रम जो है ये एक संसद द्वारा बनाया गया कानून है, और उस कानून के तहत लोगों को पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक तरीके से बड़े स्तर पर रोजगार का अधिकार मिला। इसके पहले महाराष्ट्र में ये प्रयोग हो चुका था, वहाँ पर रोजगार गारंटी कानून बना था, लेकिन उसके क्रियान्वयन के बहुत बुरे हश्र हुए और वो चल नहीं पाया। जैसे बहुत साफ बात है कि यहाँ पर सीधा मसला जो है वो लोगों को रोजगार का एक अधिकार देना था। इसके पहले हम जानते हैं कि बहुत सारी योजनाएं चलती रही हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चलती थी, फिर सुनिश्चित ग्रामीण रोजगार योजना चलती थी, तो अलग अलग योजनाएं चलती थी, लेकिन उसमें भी इसी तरीके की पात्रताएं थी कि 100 दिन का रोजगार मिलेगा, किसी कोई बेकाम नहीं रहेगा, वो सारे प्रावधान थे। लेकिन उसमें समस्या ये थी कि उनका क्रियान्वयन नहीं होता था। 100 दिन का प्रावधान एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम में था, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं होता था, और इसलिए उसमें अध्ययनों से भी पता चला कि औसतन 21 दिन से ज़्यादा काम उस योजना में कभी लोगों को मिला नहीं। और वो नहीं मिला, इसके बाद उनके पास कोई साधन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था कि वो कहाँ जा कर के शिकायत करते और कहाँ पर अपने हक की मांग करते। ये जो परिस्थितियाँ थी वो इस कानून ने तोड़ी हैं। लोगों को एक अधिकार मिला है कि यहाँ पर वो मांगेंगे और एक निश्चित समय अवधि में उनको इसके तहत वो अधिकार मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 7.25 सालों के जो अनुभव रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये जो इसकी अधिकार आधारित भावना है उसको बहुत अलग अलग स्तरों पर आघात पहुंचाने की कोशिशें भी हुई हैं। जैसे इसमें अधिकार सुनिश्चित होते हैं 2 तरीकों से। बेरोजगारी भत्ता, अगर काम ना मिले और काम करने के बाद अगर मजदूरी समय पर ना मिले तो उसके लिए मजदूरी मुआवजे का प्रावधान उसके अंदर किया गया है कि जितने दिन की देरी होगी उसके मान से आपको मजदूरी का देरी से भुगतान का मुआवजा दिया जाएगा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, इस दौरान हम लोगों ने करीब 6 जिलों में जन सुनवाइयाँ की, जिसमें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्तर के अधिकारी उसमें शामिल हुए, और उन्होंने उन जन सुनवाइयों में सैकड़ों लोगों के सामने ये कहा कि इस कानून में मजदूरी मुआवजा अधिनियम के तहत देरी से मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो मुझे ये बार बार लगता है कि वास्तव में इसकी जो मंशा थी अधिकार देने की, वो नीचे के स्तर तक, खासतौर पर जो हमारी शासकीय व्यवस्था है उसमें नीचे तक नहीं पहुंच पाई। और ये जो 2 हिस्से हैं, बेरोजगारी भत्ता और देरी से मुआवजा, मजदूरी का मुआवजा देना, इन दोनों प्रावधानों पर बहुत ही मुझे लगता है कि एक ढीला रवैया अख्तियार किया गया। MIS में सिर्फ आखिरी बात जोड़ना चाहता हूं कि इसमें भारत सरकार का जो MIS सिस्टम है, उस MIS सिस्टम पर ही ये दर्ज है कि 7 लाख दिनों का बेरोजगारी भत्ते की मांग की गई है, लेकिन वो अभी तक लोगों को नहीं मिला। आपने बहुत अच्छी बात सचिन जी उठाई है। हम जरूर चाहेंगे कि पस्तौर जी इस पर अपनी बात कहें, पर इस बीच हमारे साथ रीवा से रविंद्र कुमार जी फोन लाइन पर हैं, और इसके पहले जो हमारे दर्शक थे सोहन दयाल जी, उन्होंने हमारी जो प्रोडक्शन टीम है उसके लिए बताया, वो ये पूछना चाह रहे थे कि जो मजदूरी है इसमें वो कितनी मिलती है। रविंद्र जी, उनकी मजदूरी का जवाब भी हम पस्तौर जी से लेंगे। अब पहले आप अपना सवाल कर लें। पर जी सवाल करें। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं रीवा जिले से बीड़ा गांव से रावेंद्र कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। मेरा सवाल ये है कि ये रोजगार गारंटी योजना में ये सामान्य वर्ग वाले भी कर सकते हैं या इसके लिए कोई कैटेगरी होती है, पिछड़ा वर्ग ही करते हैं? जी देखिए, सोहनलाल जी और रावेंद्र जी ने जो सवाल पूछे हैं उनके संबंध में ये है कि सभी वर्ग के लोग रोजगार गारंटी योजना में काम कर सकते हैं। इसमें कोई वर्ग विशेष का नहीं है।
18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो वयस्क है वो काम की मांग कर सकता है और उसको काम मिलेगा। इसमें जो न्यूनतम मजदूरी 1/4/2013 से लागू हुई है वो 146 रुपये है अकुशल श्रमिक की, और ये 146 रुपये तब मिलता है जब आप एक टास्क रेट होता है, टास्क पूरा करते हैं। तो एक दिन में एक मजदूर कितना काम करेगा उसका टास्क निर्धारित है। अगर वो टास्क पूरा करते हैं तो उनको 146 रुपये मजदूरी दी जाती है जी। और वैसे भी इसमें जितना काम उतना दाम का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि कोई दिन भर आए और बैठा रहे और कुछ ना करे और उसको पैसा मिल जाए। और वैसे बिल्कुल ठीक बात है, कहीं पर भी दुनिया में किसी भी जगह पर बिना काम के कभी भी कोई पैसा नहीं मिलता। मंदसौर से सावन सिंह जी हैं फोन लाइन पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सवाल करें। ये हमारा फ़ोन उनसे कट गया, पर जैसा उन्होंने हमारी प्रोडक्शन टीम को बताया था, सवाल उनका वही था कि अगर काम नहीं कर पाते हैं, एक तो आपने मजदूरी की बात बता दी, भत्ता कितना मिलता है? देखिए, बेरोजगारी भत्ते का एक अपना फार्मूला है और उस फार्मूला के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता कैलकुलेट होता है। मुख्य बात यह है जो सचिन जी ने कहा है और मैं उनसे सहमत हूँ बहुत हद तक। जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि चूँकि ये ग्रामीण कार्यक्रम है, ग्रामीण लोगों को इंटाइटलमेंट दिया गया है, तो उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि उनका ये अधिकार है। दूसरे, इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो भारत सरकार का एक्ट है वो कहता है कि 50% राशि पंचायतों के माध्यम से खर्चा होना है। पंचायत के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच, पंच और पंचायत राज्य व्यवस्था, वो भी स्थानीय हैं। तो जो कार्यकर्ता हैं, जो शासकीय कर्मचारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनका प्रशिक्षण, और जो मजदूर हैं या जो इसमें पात्र व्यक्ति हैं रोजगार पाने के, उन तक ये इंटाइटलमेंट की बात पहुंचाना, ये दोनों एक बहुत बड़े चैलेंज रहे हैं। और सचिन जी भी मुझसे सहमत होंगे कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 23,000 पंचायतें हैं और 23,000 पंचायतों में जो आज कार्यकर्ता हैं, हमने हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कुल 23,000 पंचायतें हैं, 23,006 पंचायतें हैं आज की तारीख में। और आज की तारीख में जो सक्रिय जॉब कार्ड धारी है मध्य प्रदेश में, वो लगभग 71 लाख के ऊपर व्यक्ति हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 7 करोड़ के करीब जनसंख्या है। तो जो सक्रिय रूप से, जैसे मैंने आपसे कहा, काम मांगेंगे, उनको कार्ड तत्काल ग्राम पंचायत दे देती है, उसमें कोई ज्यादा औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है जी। इस पर मैं आपसे बात करूंगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं भिंड से, राजू कुशवाहा जी। अब बहुत स्वागत है कुशवाहा जी, सवाल करें। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। मेरा यहाँ जो रोजगार गारंटी कार्ड है ना, हेलो सर, बोलिए रोजगार कार्ड के बारे में क्या है? जो मेरे यहाँ जो सेक्रेटरी लोग हैं वो उनके पास रखा है। ओके। अब वो उसका पैसा वो ही निकाल लेती है, सरपंच मिलकर सेक्रेटरी मिलकर पैसा निकाले। इसकी शिकायत मैं कहाँ करूँ? जी, आपने बिल्कुल सही जगह पर कुशवाहा जी शिकायत अपनी बात रखी है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फोरम है। आप जिनसे बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश में रोजगार गारंटी योजना के सबसे बड़े अधिकारी हैं। और ऐसी स्थिति में आप ने जो बात यहाँ उठाई है, निश्चित तौर पर मैं अपेक्षा करूंगा कि पस्तौर जी इसका समाधान करेंगे। आप अपनी पंचायत का नाम जरूर बताएं। जी कुशवाहा जी, आप सुन सकते हैं हमें? हेलो जी, आप अपनी पंचायत का नाम बताएं। मैं सर ग्राम पंचायत महुआ खेड़ा तेगवार से बोल रहा हूँ। जिला जी, फिर से रिपीट कर दें। ग्राम पंचायत महुआ खेड़ा तेगवार, जिला सागर, चरार सर। सागर। आप सागर से बोल रहे हैं, भिंड से नहीं बोल रहे हैं? नहीं, सागर से बोल रहा हूँ। अच्छा, सागर जिला। ब्लॉक कौन सा होता है आपका? ब्लॉक जैसी नगर सर। ब्लॉक जैसी नगर। देखिए, जो कुशवाहा जी ने सवाल पूछा है, जॉब कार्ड मजदूर के पास होना चाहिए। सरपंच या सचिव या कोई दूसरा अधिकारी जॉब कार्ड नहीं रख सकता है। तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इनका जॉब कार्ड इन्हें मिल जाए। बाकी जितने दर्शक इस बात को सुन रहे हैं वो ये बात सब दूर पहुंचाएं कि जॉब कार्ड उनके पास होना चाहिए। 1 अप्रैल 2013 से मध्य प्रदेश शासन ने कानून प्रक्रिया में परिवर्तन लाए हैं,
जो हम लोग रोजगार गारंटी चला रहे हैं। और अब ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड व्यवस्था हो गई है। अब कोई भी सरपंच, सचिव या कोई कार्यकर्ता बिना काम के किसी दूसरे के नाम से पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि पहले खाली मास्टर दिया जाता था। अब मांग करने पे उन्हीं व्यक्तियों का नाम मास्टर में प्रिंट करके दिया जाता है, उसको हम ई मास्टर कहते हैं। जी, पर इसमें पस्तौर साहब ये बहुत शिकायतें हैं ऐसी, सचिन जी भी इस बात को शायद मानेंगे कि कई जगहों पर ऐसा होता है कि इकट्ठे कार्ड ले लिए जाते हैं और लोग काम मशीनों से करवा देते हैं। इसको लेके आपका क्या अनुभव रहा है सचिन? अगर मैं सचिन जी से पूछूं, और ऐसा ही क्यों हो रहा है? बिल्कुल, उसके कई सारे कारण तो ये हैं कि कुछ लोगों के काम करने के तरीके और उसमें भ्रष्टाचार करने के तौर तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ लोग ऐसे कुछ हमारे सामने अनुभव ऐसे हैं जहाँ पर काम बिल्कुल नहीं हुआ और उसकी पूरी धनराशि उसमें खर्च कर दी गई। लेकिन कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि काम हुआ लेकिन उसमें मशीनों का उपयोग किया गया। ये कानून साफ तौर पर अगर हम देखें तो ये मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है कि मनरेगा के तहत किए जाने वाले जो काम हैं उसमें मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। और इस तरीके के मध्य प्रदेश में शुरू में बहुत सारे अनुभव निकल के आए थे, और जैसे जैसे इसके बारे में जागरूकता बढ़ती गई है, लोग इसके बारे में जानते गए हैं कि मशीनों का उपयोग इसमें नहीं होना चाहिए, तो हमको एक चीज़ इसमें समझ में आती है कि धीरे धीरे इसके जो प्रावधान है उस प्रावधान के लागू होने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मशीनों का उपयोग एक स्तर पर हम कह सकते हैं कि क्या बुराई है, इसमें काम तो हो रहा है, लेकिन इस कानून का मकसद जो है वो लोगों को रोजगार देना है, और मशीनें जो हैं वो लोगों के हाथ से रोजगार छीनती हैं, इसलिए इसके ऊपर प्रतिबंध है। और कहीं ना कहीं हमको इस बात को बहुत जोर शोर से उठाते रहना पड़ेगा और उसमें जवाबदेहिता सुनिश्चित करती रहनी पड़ेगी। और इसमें हमको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे जो क्रियान्वयन वाली एजेंसियां हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी, खासतौर पर पंचायतों के स्तर पर इस तरीके की शिकायतें बहुत ज्यादा उभर कर आती हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि जो जन जागरूकता है वो सबसे बड़ा हथियार है। आज के ही कार्यक्रम में हमने देखा कि हालांकि ये वो ज़्यादातर वो लोग हैं संभवतः जो गाँव में नहीं रहते हैं, जिनको कई बार जानकारी नहीं रहती है, पर ऐसा अक्सर देखने में आता है कि इस योजना के बारे में भी अभी भी कई लोगों को जानकारी नहीं है। उज्जैन से हमारे एक दर्शक हैं अनिल चौहान जी, जो तहसील घटिया से बोल रहे हैं। चौहान जी, आपका स्वागत है, आप सवाल करें। हेलो सर। जी सवाल करें। तो सर मैं ये बोल रहा था क्या पंचायत में बता 2 दिन मजदूरी मिलती है, 2 दिन मजदूरी नहीं। मजदूरी, जी चौहान जी, जितनी बात हम आपकी समझ पा रहे हैं वो कह रहे हैं उनको मजदूरी नहीं मिलती, काम कर लेते पर मजदूरी नहीं मिलती। लेकिन वो मिलना चाहिए बराबर मिलती नहीं। जी ठीक है चौहान जी, हम समझ गए। और पर जब आप अगली बार आप फोन करें तो ये ध्यान रखें कि आप ऐसी जगह पर रहें जहां से नेटवर्क आपको सही मिले, क्योंकि आपकी बात हम अच्छे से सुन नहीं पा रहे थे। वो तो हम अंदाज लगाया है कि देखिए आप क्या पूछ रहे हैं। जैसे मैं बता रहा था कि 1 अप्रैल के बाद जो मध्य प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन की व्यवस्था की गई है, उसमें एक तो मजदूरों के समूह बनाए हैं, 50-50 मजदूरों के समूह हैं, उनके ऊपर एक मेट लगाया गया है, और मेट 50 लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइडर का काम करेगा, एंड टू एंड सर्विस वो देगा। मतलब वो उनके लिए काम की मांग करेगा, काम की मांग की रसीद प्राप्त करेगा, काम का मास्टर लेगा, 6 दिन काम कराएगा, और 7वें दिन मूल्यांकन करा के सब इंजीनियर से मास्टर ग्राम रोजगार सहायक को वापस करेगा। जी। अभी जो पहले मजदूरी की व्यवस्था थी कि पंचायत को या जो लाइन डिपार्टमेंट काम करते थे उनको आवंटन जिला कलेक्टर द्वारा दिया जाता था उनके खाते में। 1 तारीख से ये व्यवस्था की गई है कि सभी 23,000 पंचायतों के खाते और करीब 12,000 लाइन डिपार्टमेंट के खातों में अब पैसा नहीं जा रहा है। अब पूरा पैसा जिला पंचायत के खाते में है, मतलब मध्य प्रदेश के 50 जिलों में 50 खातों में ही पैसा है। तो इससे 500-600 करोड़ रुपया जो अलग अलग खातों में बिखर जाता था वो अब पेमेंट कंसोलिडेटेड एक जगह है, उपलब्ध है। दूसरे, जैसे ही हमने जो व्यवस्था राज्य सरकार ने की है कि पूरी 23,000 पंचायतों के लिए रोजगार सप्ताह बना दिया है कि किस दिन काम शुरू होगा, किस दिन काम खत्म होगा। तो जैसे किसी पंचायत में सोमवार को काम शुरू होगा तो शनिवार का वहाँ मास्टर मिल जाएगा प्रिंट होके, सोमवार से मेट काम शुरू करेगा, शनिवार को काम खत्म करेगा, इतवार या सोमवार को सब इंजीनियर मूल्यांकन करेगा, फिर रोजगार सहायक उस मास्टर को सरपंच के सामने पेश करेंगे, सरपंच उसमें पास फॉर पेमेंट का ऑर्डर करेंगे
पैसा पेमेंट नहीं करेंगे। केवल पासपोर्ट पेमेंट का ऑर्डर करने के बाद जब रोजगार सहायक अगले हफ्ते के निर्धारित दिन को फिर जनपद में जाएगा तो वो मास्टर लेके जाते हैं और वहाँ जनपद के अधिकारी चेक करके वो MIS में उसको भर देते हैं और फिर जनपद CO और जनपद का अकाउंटेंट ये दोनों अपने डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करते हैं और फंड ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे ही वो FTO जारी करते हैं तो जिला पंचायत के खाते से सीधे मजदूर के खाते में पैसा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जैसे किसी मजदूर ने आज काम किया या तो उसको पेमेंट उसका कितने दिन 15 दिन के अंदर उसको मिल जाना चाहिए। अभी जब हमने ये काम शुरू किया हम लोगों ने राज्य में पहली बार काफ़ी कठिनाइयाँ थी, बैंक के साथ कठिनाइयाँ थी क्योंकि ये पैसा देखिए जो मजदूरों के खाते हैं वो व्यावसायिक बैंकों की ब्रांचेस में है तो उसके कारण भी कई बार आपको तकलीफ RRB में है, पोस्ट ऑफिस में है, कोऑपरेटिव में है और यहाँ तक कि कोऑपरेटिव की जो लैम्स और पैक्स समितियाँ हैं उनमें भी हैं। मैं आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि बात ही ऐसी है, फ़ोन बहुत दूर से आ रहा है। दूर क्या, पहले वो पास में था, अब बहुत दूर हो गया, दूसरे राज्य में चला गया, जांजगीर जिला। जांजगीर से संजय साहू जी फ़ोन कर रहे हैं। संजय साहू जी छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है, करें सवाल। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जब रोजगार गारंटी योजना में कितने तक उम्र काम कर सकते हैं सर? देखिए जैसे मैंने शुरू में कहा था 18 साल से काम करने का अधिकार भारत सरकार ने दिया है और 18 से जब तक आप काम कर सकते हैं तब तक आप काम कर सकते हैं। मनरेगा में एक विशेष कैटेगरी भी बनाई गई है जहां वृद्ध, विकलांग और ऐसे लोग जो फिजिकल कठिन काम नहीं कर सकते हैं वो पानी पिलाने का काम कर सकते हैं। अगर वहाँ बच्चे हैं तो बच्चे खिलाने का काम कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे काम उनके लिए रखे गए हैं और उनका टास्क रेट भी अलग रखा गया है ताकि वो खुदाई का काम ना करके इस तरह के काम करें। और अगर मान लीजिए कोई मेहनत का काम नहीं करना चाहता है, कोई आसान काम करना चाहता तो भी उसके लिए काम है? अगर कोई नहीं जैसे कोई बुजुर्ग है, विकलांग है या किसी तरह की उसमें छोटे बच्चों की माँ है या शारीरिक अक्षमता है मतलब तो ऐसे लोगों के लिए अलग से प्रावधान है कि वो मतलब हल्के काम करें। हाँ। और उसके बदले में उनको पेमेंट। अन्यथा होगा कि हर आदमी कहेगा कि मुझे पानी पिलाने का काम दे दिया जाए, मैं पानी पिलाऊंगा या मैं बैठ के बस केवल देख रेख करूंगा। हाँ, क्योंकि जो स्वभाव है वो इसी तरह का है कि कम से कम करके ज़्यादा से ज़्यादा पाया जा सके। हालांकि सभी के संबंध में ऐसा नहीं होता है। मंदसौर अब हम चलते हैं, जांजगीर से सोनगरा से हैं गोपाल सिंह जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है गोपाल जी, सवाल करें, हम भोपाल में हैं। जी सवाल करें गोपाल जी। जी सवाल करें। हेलो सर। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि यहाँ हमारे गांव सोनगरा में पंचायत रनायरा लगती है सर। जिला मंदसौर है सर। यहाँ के जैसे कि मंत्री से हम कोई भी आवेदन देते हैं उसकी प्रतिलिपि हम ले भी आते हैं तो 15 दिन बाद जब हम जाकर कहते हैं तो सर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है सर। यहाँ कौन सा जिला है आपका? गोपाल जी आप अपने जिले का नाम तो बता। जिला डिस्ट्रिक्ट मंदसौर से बोल रहा हूँ सर। मंदसौर से। और पंचायत का नाम? पंचायत रनायरा सर, तहसील मल्हारगढ़। पंचायत रनायरा, तहसील मल्हारगढ़। देखिए गोपाल जी जो आपने मुद्दा उठाया है और सचिन जी जो बात कर रहे थे वो वही बात है कि ये आपका अधिकार है। वैसे मैं 1 मिनट और आपसे पस्तूर जी आपको रोक रहा हूँ। अगर फोन लाइन पर आप हैं गोपाल जी तो आप किस मंत्री के पास में अपनी देते हैं शिकायत? सचिव को मंत्री कहते हैं सर। हमारे जो ग्राम पंचायत से जो मंत्री रहता है सर उसको मंत्री। अच्छा, आप अपने ग्राम पंचायत के सचिव को मंत्री कहते हैं। जी तो अब गोपाल जी व्यवस्था ये है कि चूंकि ग्राम पंचायत सचिव बहुत व्यस्त रहते हैं और कई योजनाओं का संचालन उनके माध्यम से होता है
तो अब मध्य प्रदेश राज्य में हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की गई है जो मनरेगा काम के लिए हैं। तो आगे से जब भी आप आवेदन करें तो आप ग्राम रोजगार सहायक को आवेदन करें, वो आपको ज़रूर पावती देंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको ये पावती मिले। तो मैं आपको बता रहा था मजदूरी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो अभी जो हमने प्रारंभिक 3 महीने के आंकड़ों का विश्लेषण किया अप्रैल से लेके जून तक के, तो ये स्थिति बनी कि 85% जो मास्टर रोल्स हैं उनका भुगतान 15 से 30 दिन में हम लोग करने में सफल रहे। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पिछली सालों में पैसा जाने में चेक से पैसा जाता था, फिर चेक क्लियर होने में बहुत टाइम लगता था, फिर चेक को मिलने में। तो अभी राज्य सरकार 2 तरह के काम कर रही है। एक तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जिला पंचायत के खाते से सीधा पैसा मजदूर के खाते में जाता है, तो और कहीं बीच में कोई रुकावट उसमें नहीं है। तो जो 15-20 दिन का टाइम लगता था वो ख़त्म हो गया। दूसरे, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने अल्ट्रा स्मॉल बैंक बनाने की एक पहल शुरू की है। जो ज़िले के लीड बैंक हैं, राज्य सरकार ने एक सर्वे कराया कि कितने गांव ऐसे हैं जो जहाँ पे 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी बैंक सुविधा नहीं है। तो इस तरह से लगभग 14,000 स्थान निकले और इनमें अब लीड बैंक अपना एक अल्ट्रा स्मॉल बैंक खोल रहा है जिसमें पंचायत ग्रामीण विकास विभाग पंचायत में उनको एक फ्री में कमरा उपलब्ध करा रहे हैं और वहाँ उनका आदमी बैठता है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, और उसके माध्यम से पेमेंट की व्यवस्था हो रही है। सीधे उनके लिए हो तो अभी काफ़ी बड़ी संख्या में ये अल्ट्रा स्मॉल बैंक्स खुल गए हैं और इनसे भुगतान शुरू हो गया है। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो छोटे बैंक्स हैं इनके माध्यम से भी भुगतान करने की आप कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी जो हमारे दर्शक हैं, जो इस योजना का लाभ लेने वाले लोग हैं, वो बहुत छोटी छोटी जगहों पर ही रहते हैं। सागर के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फेरन चढ़ार जी। ये बधुआ गांव के रहने वाले हैं और महुआ खेड़ा पंचायत के निवासी हैं। बहुत बहुत स्वागत है फेरन जी आपका। आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम करके सवाल करें। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने सर 2-3 साल पहले मैट का प्रशिक्षण दिया था, तो सर सरपंच ने हमें बताया नहीं कि कब उसका एग्जाम हो गया और सर वो हमें प्रमाण पत्र मिला नहीं। सर हम 8 दिन जैसी नगर ब्लॉक में ट्रेनिंग देने गए थे और सर काम की भी मांग की थी सर। 2 साल से सर कुछ काम नहीं मिला, ना बेरोजगारी भत्ता। सर आप लोग हक की बात कर रहे सर, यहाँ कुछ होता ही नहीं। ओके, देखिए, आपने चूंकि मेट का प्रशिक्षण लिया है तो अभी मेट के लगाने की व्यवस्था को बदला गया है। पहले सरपंच साहब को ये अधिकार था कि वो मेट की नियुक्ति करते। अब जो ये 50 मजदूर हैं उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपना मेट खुद चुने। तो 3 शर्तें हैं मेट बनने की। नंबर 1 कि कोई भी लड़का या लड़की सक्रिय जॉब कार्ड धारी होना चाहिए, मतलब वो मनरेगा में काम करता रहा हो, वो उसकी पहली पात्रता है। दूसरा, वो 8वीं पास कम से कम हो ताकि वो लिखने पढ़ने का काम कर सकें। और तीसरा, समूह उनको स्वीकार करे। हर समूह में एक मेट लगाया जाना है। पर इसमें लगता नहीं आपको ऐसा कि झंझट बहुत बढ़ जाएगी? वैसे ही समूहों में बहुत ज़्यादा चीज़ें तय नहीं हो पाती हैं और कंफ्यूजन होगा और विवाद की स्थिति बनेगी। इसमें कोई विवाद की स्थिति इसलिए नहीं है कि पहले मेट का पैसा हम अकुशल श्रमिक उनको मानते थे, उस श्रमिकों की मजदूरी से ही उनका मजदूरी बनती थी। अभी राज्य सरकार ने मेट को अर्ध कुशल श्रमिक बना दिया है। तो अर्ध कुशल श्रमिक बनाने से अब उनका जो पैसा है वो 40% जो मटेरियल में खर्चा होगा उससे निकलेगा और एक दिन की उनकी जो मजदूरी होगी वो 195 रुपये होगी। पर उसमें शर्त यह है कि अगर मेट 40 मजदूर लाएंगे तो उनको 195 रुपये मिलेंगे। अगर 40 से कम मजदूर लाएंगे तो 5 रुपया पर मजदूर के मान से मिलेगा। मान लीजिए 10 मजदूर लाए तो 50 रुपये मिलेंगे। फिर ये भी व्यवस्था की गई है, चूंकि जो सचिन जी बात कर रहे थे कि 100 दिन का रोजगार हर किसी को मिले। अब ये कैसे सुनिश्चित हो, तो राज्य सरकार ने इंसेंटिव प्रोग्राम लगाया है, कुछ प्रोत्साहन राशि लगाई है कि अगर कोई मजदूर मेट अपने समूह के किसी परिवार को 50 दिन के ऊपर काम पे लाएगा तो 2 रुपये प्रति दिन प्रति मजदूर उनको अतिरिक्त दिया जाएगा।
इसी तरह ग्राम रोजगार सहायक, सचिव ग्राम पंचायत और उपयंत्री, अगर हमने हर पंचायत का महीने महीने का रोजगार बजट बनाया हुआ है, लेबर बजट, तो महीने का लेबर बजट अगर वो 75% पूरा करते हैं तो 500 रुपया, 85% लेबर बजट पूरा करेंगे तो 1000 रुपया, और 100% लेबर बजट पूरा करेंगे यानी तो सीधा 1500 रुपया, सीधा उसका परफॉर्मेंस बेस्ड है। एग्जैक्टली उनको अलग से मिलेगा, ताकि राज्य सरकार में जो सचिन जी की चिंता थी और जो हमारी भी चिंता है कि जो ये अधिकार है 100 दिन का, इसका एक वातावरण बनाया जाए। और गांव के लेवल पे चूंकि मेट, रोजगार सहायक, सचिव, सरपंच और सब इंजीनियर यही काम करते हैं, तो इसलिए इनको हम प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और इनको हम एक न्यूनतम वेतन के साथ साथ प्रोत्साहन राशि अलग से व्यवस्था की है। जी नूराबाद है मुरैना में, ग्वालियर और मुरैना के बीच में है ये गांव। यहाँ से बोल रहे हैं शरीफ खान जी। शरीफ जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सवाल करें, पर पहले अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लें, उसकी आवाज़ कम कर लें, वरना हम आपको सुन नहीं पाएंगे। जी, आप सवाल करें। नमस्कार। हेलो सर, मेरा सवाल ये है सर कि जैसे जॉब कार्ड मिलता नहीं, बना नहीं है, अगर बन भी गया सर, हेलो जी, बन भी गया तो सर ऐसे रोजगार मिलता नहीं है, और कहाँ कैसे शिकायत करें इसके लिए? जी सर। जी, आपका बना हुआ है क्या शरीफ जी कार्ड? तो इसके लिए काम रहते कहाँ हैं आप रहते कहाँ पर हैं? जी सर, बना हुआ है सर। नहीं, नूराबाद में आप कहाँ रहते हैं? ग्राम नूराबाद, जिला मुरैना में रहते हैं सर। नहीं, आप नूराबाद तो फिर भी काफी कोई मोहल्ला होगा। मैं बोलता हूँ, चौराहे पर रहते हैं आप। शरीफ भाई, ऐसा है कि जो नूराबाद है वो नगरीय क्षेत्र है, वो ग्राम पंचायत नहीं है। अच्छा। तो नगरीय क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना लागू नहीं है, तो कोई भी नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम में निवास करने वाले लोग हैं, उनको महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने की पात्रता नहीं है। वैसे शरीफ जी, आप इंतजार करिए। देश में जिस तरह के से सामाजिक क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहे हैं, वह समय भी मुझे लगता है बहुत दूर नहीं है जब शहरों के लिए भी इस तरह की कोई ना कोई रोजगार योजना आएगी, और तब आप उसमें कवर हो सकेंगे। क्योंकि आप शहर में हैं, इसलिए आप इसकी पात्रता नहीं रखते। इसकी पात्रता केवल गाँव में रहने वालों के लिए है। हम गाँव की जब बात कर रहे हैं तो हम सचिन जी से एक सवाल पूछना चाहेंगे। ऐसा कहते हैं कि इसके कारण बहुत सारे किसानों के लिए NREGA के कारण जो श्रम पहले उपलब्ध होता था वो नहीं मिलता है। बड़े किसानों की अक्सर शिकायत है कि अब हमारे पास में मजदूर नहीं मिलते। छोटे किसानों की भी कटाई के समय तो बहुत विकट स्थिति हो जाती है गाँव में। इसको लेके आप लोगों का क्या अध्ययन है? ये कितना सही है और ये क्या है? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, इस कानून ने केवल आर्थिक मामलों में ही दखल नहीं दिया है, बल्कि जो सामाजिक ताना बाना था उसके ऊपर भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से असर डाला है। जब तक ये कानून नहीं था, इसके पहले कि आप ये मान के चलिए कि लगभग हर सरकारी जो रोजगार योजना थी वो भ्रष्टाचार के बहुत बड़े गर्त में थी और उसका कोई फ़ायदा लोगों को नहीं मिलता था। लोगों के पास जो विकल्प थे वो खेतों में मजदूरी करने के, या जो गाँव में या दूसरे जो छोटे नगरों में असंगठित क्षेत्र में जो मजदूरी करने के अवसर हैं, वही अवसर उपलब्ध हुआ करते थे। अब चूंकि विकल्प नहीं थे, इसलिए उनको उसी मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता था जो उनके मालिक तय करते थे, जिसको आप दूसरे अलग अलग भाषाओं में कह सकते हैं। निर्माण मजदूर के संदर्भ में कहेंगे तो जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, निर्माण का काम करते हैं, या कहीं ना कहीं हम कहें कि एक जो बड़े पैमाने पर खेती करने वाले मामले हैं, उसमें भी जो है वो पूरी शर्त जो है वो बड़े किसानों की और किसानों की चला करती रही। इसके अंदर रोजगार गारंटी कानून के आने से दो चीज़ें, एक तो रोजगार का अधिकार बनना कि आपको मिलेगा ही, दूसरा न्यूनतम मजदूरी की सुनिश्चित होना। जिस समय पर यहाँ पर हम देख रहे थे कि 63 रुपये, 65 रुपये और 67 रुपये मजदूरी मनरेगा में थी 2006-07 में जब ये कानून शुरू हुआ था, उस वक्त लोगों को खेती किसानी में 15 रुपये और 18 रुपये प्रतिदिन के मान से मजदूरी मिला करती थी और थोड़ा अनाज मिला करता था। लेकिन इस कानून के आने से जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी और जो उनकी मोलभाव करने की क्षमता थी वो बदली।
क्योंकि उनको ये समझ में आने लगा कि अब हमारे पास एक कानून है, इसमें हमको 100 रुपये, 112 रुपये और 137 रुपये और 146 रुपये न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। तो इसलिए लोगों ने रोजगार गारंटी कानून को प्रेफर करना शुरू किया, इसमें उनका ज़्यादा रुझान बढ़ा। और चूंकि ये कानून था, व्यवस्थाएं उस तरीके से बन रही थी जिस तरीके से अभी रविंद्र पस्तोर जी कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है, तो उससे कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे विश्वास पैदा हो रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से विश्वास आ गया है। हमने जितने भी दर्शकों की बात सुनी, अभी भी हमको एक भी व्यक्ति इसको सकारात्मक रूप से कहता हुआ अभी हमारे दर्शक जो बात कर रहे हैं उसमें वो नहीं कह पाए कि देखिए मेरे को इस तरीके का फायदा तत्काल मिला। निश्चित रूप से मिला होगा, लेकिन आमतौर पर फायदे की बात जो है वो कम शेयर करने में आती है। ये मानवीय स्वभाव है कि चीज होना कभी मुद्दा नहीं होता है, तो ना होना ही बड़ा मुद्दा है। तो और पत्रकारिता और हम लोगों का उद्देश्य भी यही है कि ना होने पर हम ज्यादा फोकस करें इस तरह के कार्यक्रमों में भी, तो कि जिसमें वो उनको मिल सके। ये जो कानून था इसने उसको बहुत बदलाव दिया। तो सबसे जो इसका सीधा असर जो पड़ा वो किसानों के ऊपर पड़ा, क्योंकि जो बहुत कम मजदूरी में पहले मजदूर मिला करते थे, पूरा नियंत्रण उनका उसके ऊपर हुआ करता था। वो जो पूरा ताना बाना था, वो जो पूरा समीकरण था, वो समीकरण बदला और उससे चीज़ों में बदलाव आया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको दो नज़रियों से देखने की ज़रूरत है कि सरकार को कहीं ना कहीं उन किसानों के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से जो खेती का संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है, हमको उसको भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी ये तय नहीं कर सकते हैं कि रोजगार गारंटी कानून की कीमत पर खेती की जाएगी और खेती की कीमत पर रोजगार गारंटी कानून को लागू किया जाएगा। ये दोनों दो बहुत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं, पिलर हैं। हमको इन दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ा, पर कहीं ना कहीं इनमें पर कन्फ्लिक्ट पैदा होने लगा है। और हम कभी नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्लिक्ट पैदा हो, और खासतौर पर हम और अपने दर्शकों के बीच में तो कभी किसी तरह का कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करना चाहते। नीरज गोस्वामी जी, आपसे कह रहा हूं, आप बहुत देर से फोन लाइन पर कटनी के वरन महंगवा गांव से आप हमारा इंतजार कर रहे हैं। आपका इंतजार खत्म हुआ, सवाल करें। जी सर। जी हाँ नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरी जानकारी लेनी सर कि मैं मतलब मेट हूँ, मैं अपनी जानकारी तो दी चुका हूँ सर। ये जो मजदूर काम करने के महीने बीत जाते हैं, फिर पैसा मिल पाता है। और जैसे हम लोग रोजगार की बात करते हैं तो वो बोलता रहता है कि अभी हुआ है, कर नहीं हुआ, और कहीं कि वो ऐसे मांग रहे हैं तो नहीं निकल रहा। ये सब परेशानियां हैं, तो हम लोग ये कर पाते हैं सर, इधर कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। जी नीरज जी, पस्तौर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि जो मेट की मजदूरी है वो अभी आपकी नहीं निकली है। आपकी बात सही है, क्योंकि हमने जो बदलाव किया है, पहले जैसे मैंने बताया कि मेट अकुशल श्रमिक में वर्गीकृत था, अब उनको अर्धकुशल बना दिया है। तो सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया गया है और अब आपकी मजदूरी निकलने में कोई अब परेशानी नहीं होगी। जिस तरह साप्ताहिक मजदूरी आपके मजदूरों की निकलना है, उसी तरह मेट की भी साप्ताहिक मजदूरी निकलना है और मटेरियल का भुगतान भी साप्ताहिक होना है। तो 3 मास्टर रोल एक साथ 3 FTO जारी होंगे, एक जिसमें मजदूरों की मजदूरी होगी, एक मेट की मजदूरी होगी और एक मटेरियल जिनने सप्लाई किया है उनकी मजदूरी जारी होगी। जो बात आप लोग कर रहे थे कि खेती के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट है, हम लोग जब गांव में जाते हैं और ये गांव वालों को ग्राम सभा को तय करना है कि उनको कितना काम करना है, तो सामान्यतः उसको हम कहते हैं लेबर बजट बनाना। जी। लेबर बजट का ऐसा है कि गांव के कुल सक्रिय जॉब कार्डधारी गुणा 100 गुणा 257, एक मजदूर के ऊपर 257 रुपये सब कुछ मिला के होता है। तो जैसे अगर किसी गांव में मान लीजिए 100 सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं, उनको 100 दिन का रोजगार देना है और 257 रुपये से देना है, तो 25,70,000 रुपये का लेबर बजट होगा। अब ये 25 लाख में क्या काम होंगे जी? तो इसमें 2 तरह के काम होते हैं। एक काम वो है जो सार्वजनिक काम है, जैसे तालाब बनाना है, पुल पुलिया बनाना है, CC रोड बनाना है वगैरह वगैरह। दूसरी तरह के काम है जो निजी काम है। अभी 5 तरह की कैटेगरी हैं, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, लघु सीमांत कृषक और ऐसे हितग्राही जिनके यहाँ भूमि सुधार हुआ है, इंदिरा आवास जिनको मिला है या जो विस्थापित हुए हैं।
ऐसे लोगों के व्यक्तिगत काम भी वो हो सकते हैं। जैसे उनकी अगर ज़मीन समतलीकरण का काम है, मेड़बंधन का काम है, कुआं खोदने का काम है, गाय भैंस का शेड बनाना है, मुर्गी बकरी पालन का शेड बनाना है, नाडेप बायोगैस, इस तरह के बहुत सारे काम है। तो ये कामों का चयन अभी हमने मांग आधारित शुरू किया है जी। और इस दिशा में भी आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और जब स्थानीय स्तर पर जब लोग संपर्क करेंगे तो उनके समाधान हो सकते हैं। पस्तौर जी, हम बिल्कुल अंतिम चरण में हैं कार्यक्रम के। अंत में हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शकों के सवाल आए, जो बहुत सारी समस्याएं थी। हम ये चाहेंगे कि कोई ऐसा, अगर हमारे लिए आप कोई ऐसा नंबर बता दें, कोई टेलीफोन नंबर बता दें जो हम अपने दर्शकों को बता सके, जिस पर वो शिकायत कर सके और उनकी शिकायतों का निराकरण हो जाए, तो बड़ा बेहतर शिकायत होगा। करने का जो और टोल फ्री नंबर है वो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जी, 0755155343 जी। आप आज चूंकि ये कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके ध्यान में ये बात लाऊंगा कि ये वेबसाइट के ऊपर भी उपलब्ध है जी। इसके अलावा जो वेबसाइट है NREGA की, उस पर भी जा सकते। फेसबुक भी है NREGA जी। हालांकि गांव के लोगों को फेसबुक और NREGA की क्या, उनके लिए फोन बहुत अच्छा है। और आखिरी फोन हम लेना चाहेंगे सुरेश शर्मा जी राजगढ़ से, जल्दी से जी सवाल करें। शर्मा जी, आपका फोन बज रहा है पर आप जवाब नहीं बोल रहे हैं। नमस्कार जी। जी बोलें। जी सर, मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। अरे सर, नमस्कार साहब। नमस्कार। बताइए शर्मा जी। अरे मेरा ये कहना है, आपसे निवेदन है मेरा जी सर, जैसे आपकी ये जो स्किल लाइन चल रही है जी, फिर से थोड़ा रिपीट। कुछ लिखा है, ये लिखा है कि राज्य रोजगार योजना जी। हम इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मेरा बालक है, बेरोजगार है जी। शर्मा जी, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, हम समय समाप्त हो चुका है, हम क्षमा चाहेंगे, हम आपसे आगे अब ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। और हम अपने दर्शकों के लिए बता दें, उनकी सुविधा के लिए बता दें, ये कार्यक्रम रात्रि में 1 बजे फिर से वो देख सकते हैं, और कल सवेरे 9 बजे चाहे तो फिर इसे देख सकते हैं। ये इसका पुनः प्रसारण होगा, ये रिपीट टेलीकास्ट है। और अंत में चूंकि हम कार्यक्रम के हैं और ऐसा कहते हैं कि आधा सेकंड ज़रूर अपने आधा वो देना चाहिए अपने मेहमानों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे 2 चीज़ें कहने की बहुत ज़रूरत लगती है। पहली बात तो ये है कि अभी हमारे यहाँ पर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में हमको नीचे स्तरों पर, चाहे तो वो कुछ पंचायतों के समूह के स्तर पर हो, हमको संवाद के मंच कहीं ना कहीं स्थापित करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को अपनी बात कहने का कोई मंच नहीं मिल रहा है। आवेदन देना, उसकी पावती देना वो ठीक है, लेकिन ये जो लोगों के बीच में जो एक तरीके से एक नकारात्मकता या अविश्वास कहीं कहीं पैदा होता है, उसको ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा। और दूसरा, मुझे लगता है कि जो सामाजिक अंकेक्षण की जो प्रक्रिया है, उसको कहीं ना कहीं हमको एक तरीके से जो सरकारी ताना बाना और सरकारी ढांचा है, उससे बाहर लाने की ज़रूरत होगी जी। पस्तौर जी, देखिए, मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अभी 15 अगस्त आ रहा है और उस दिन एक विशेष ग्राम सभा आयोजित होगी। हम जो ये वित्तीय वर्ष चल रहा है ये, और अगले वित्तीय वर्ष में कौन से काम लिए जाना है वो ग्राम सभा में तय होंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ और अपने काम और रोजगार को हक से मांगें जी। और जहां हक की बात आती है तो हक मुझे लगता है कि हमारा भी थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स ने हमें ये संकेत दिया है कि बातचीत ये महत्वपूर्ण, इसलिए थोड़ा सा आप ज़्यादा समय ले सकते हैं। तो जब हम ज़्यादा समय लेने की बात करते हैं तो इसमें जैसा दर्शकों ने कहा कि पेमेंट को लेके ज़्यादा समय लोगों के लिए लग जाता है और ये बड़ी तकलीफ का विषय बन जाता है। इस पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के लिए कोई नया आपने कुछ इंट्रोड्यूस किया है? देखिए, जो नया EFMS सिस्टम है जी, इसमें तरह तरह के मॉड्यूल हैं। 3 मुख्य मॉड्यूल की मैं बात करूंगा।
एक मॉड्यूल को हम कहते हैं वर्कर्स मैनेजमेंट मॉड्यूल, जिसमें मजदूरों के सभी खाते हैं, उनके नाम हैं जी। और ऐसे आज की तारीख में 45 लाख मजदूरों के खाते फ्रीज हैं, जिनके खातों में बैंक से वेरिफिकेशन करके उनमें पैसा भेजा जा सकता है। हाँ। जो काम करते हैं। दूसरा है, और उनके जो 50-50 के समूह और मेट हैं वो उसके ऊपर है। दूसरा है वर्क्स मॉड्यूल। वर्क्स मॉड्यूल में जो सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट है साल भर का, वो क्या लेना है, उनके काम वहाँ है, उनका टीएस और एएस पूरी वो भी सब चीजें उसमें 1 साल का है जी। और तीसरा है पेमेंट, जो एफटीओ के माध्यम से जाता है। तो आज हम सॉफ्टवेयर से ये मॉनिटर कर पाते हैं कि कितने एफटीओ क्लियर हो गए हैं। ये आप पूरा उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ये आपने बहुत, उसको कोई भी देख सकता है, मतलब कोई पब्लिक का आदमी भी देख सकता है, सचिन जी भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, कोई दर्शक देख सकता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई पस्तौर साहब। आप लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप लोगों ने कार्यक्रम को देखा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।